आप सुन रहे हैं स्टेटस ऑफ स्टेट्स। इस कार्यक्रम के जरिए हम भारत के अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य से जुड़ी नीति, कार्यक्रमों और जमीनी वास्तविकताओं को बारीकी से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ राज्यों की जिम्मेदारी है। जुड़िए इस कार्यक्रम से हैं जहां हम विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों से स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों, चुनौतियों और समाधानों के बारे में बात करते हैं। ये कार्यक्रम पुणे में स्थित इंडियन लॉ सोसाइटी के सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी लॉ एंड पॉलिसी द्वारा लाया जा रहा है। मैं हूँ अदिति, इस एपिसोड के लिए आपकी होस्ट। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस एपिसोड में हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। हमें खुशी है कि आज हमारे साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ छाया पचौली मौजूद हैं, जो राजस्थान में लगभग 2 दशकों से काम कर रही हैं। छाया सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से काम करने वाली संस्था प्रयास की निर्देशक है। उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और आवश्यक दवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के साथ काम किया है। उनकी विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा नियोजन, निगरानी और नीति सुधार में है। छाया राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के निजीकरण के खिलाफ एक प्रमुख आवाज है। मुफ्त दवाओं के अधिकार का अभियान, जो राजस्थान का एक बेहद सफल अभियान रहा है, उसमें छाया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऐतिहासिक स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के अभियान में भी सह नेतृत्व किया है। छाया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क्स में भी कई भूमिकाएं निभाती हैं। वे राजस्थान की स्टेट कोऑर्डिनेटर और जन स्वास्थ्य अभियान की राष्ट्रीय सह संयोजक यानी नेशनल को कन्वीनर भी हैं। वे यूके के ससेक्स विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कल्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ की सदस्य भी हैं। छाया, मैं हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजस्थान के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हमारी बातचीत की शुरुआत इस सवाल से करना चाहती हूँ कि आप राजस्थान के स्वास्थ्य की स्थिति को किस तरह देखती हैं, और इस संदर्भ में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, और साथ ही में स्वास्थ्य सेवाएं और राजस्थान में मौजूद कुछ विशेष चुनौतियों के बारे में भी हमें बताएं। शुक्रिया अदिति, मुझसे बातचीत करने के लिए। मैं पिछले लगभग 18-19 सालों से राजस्थान में स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रही हूँ। और अगर आप मुझसे यहाँ की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछेंगी तो मैं कहूँगी कि एक बहुत मिली-जुली सी तस्वीर हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है कि राजस्थान में स्वास्थ्य के ऊपर या किसी भी मुद्दे के ऊपर काम करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या राज्य में रहती है। और जो भौगोलिक इसका स्वरूप है वो बहुत अलग है। तो अगर आप उत्तरी राजस्थान में जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रेगिस्तान है, बहुत बिखरा हुआ इलाका है। और उधर ही अगर दूसरी तरफ आप दक्षिणी राजस्थान की तरफ आएँगे तो आप पाएँगे कि बहुत हरियाली है, पहाड़ हैं, जंगल हैं और बहुत कठिन-सा इलाका वो भी होता है। और इस दृष्टि से यहाँ पर स्वास्थ्य के कार्यक्रम, योजनाओं को क्रियान्वित करना कई बार बहुत कठिन भी हो जाता है। और इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग-अलग समुदाय क्योंकि वहाँ पर रहते हैं और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताएँ बहुत अलग-अलग हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे भी अगर एक ज़िले से दूसरी जगह जाएँगे तो वहाँ पर भी बदलते हैं और ज़िले के भीतर भी बहुत बदलाव होते हैं। गाँव के भीतर भी अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग मुद्दे हो सकते हैं अलग-अलग पॉकेट्स में और उनके अनुरूप स्वास्थ्य के कार्यक्रमों, योजनाओं को क्रियान्वित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है। पर यूँ देखा जाए तो राजस्थान में स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर और स्वास्थ्य विषयों को लेकर कुछ बहुत अच्छी योजनाएँ और कार्यक्रम राजस्थान में लागू किए गए थे, जो कि कई सारे अन्य राज्यों में भी फिर देखा-देखी रेप्लिकेट किए गए हैं। राजस्थान में जो स्वास्थ्य का बजट है, वो भी कई अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। सरकार दावा करती है कि वो लगभग राज्य के कुल बजट का 8% जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। यहाँ पर 2011 में
निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी, 2013 में निःशुल्क जाँच योजना की शुरुआत की गई थी और फिर एक ऐसी बीमा योजना को भी राजस्थान में लागू किया जो कि बहुत व्यापक है। अभी तक की किसी भी राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में सबसे ज़्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा योजना से राजस्थान में जुड़े हुए हैं। उसका कवर भी काफ़ी बड़ा है, 25 लाख का कवर इस योजना के तहत मिलता है लोगों को और ये सभी के लिए खुली योजना है। इसमें जो एनएफएसए के तहत लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत लोग आते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, पर उनके अलावा भी जो अन्य लोग हैं जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वो आधा प्रीमियम पे कर कर ₹850 देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। और साथ ही हाल ही में राजस्थान ने सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा इंस्टीट्यूशंस से यूज़र चार्जेस पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं, ओपीडी, आईपीडी शुल्क पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं और राइट टू हेल्थ एक्ट लाने वाला भी राजस्थान देश में पहला राज्य 2023 में बना। तो ये तो उपलब्धियाँ हैं, पर इतनी तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो राज्य के स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, वो बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रहे हैं या जिस तेज़ी से या जिस गति से उनमें सुधार आना चाहिए, उतनी तेज़ी से, उतनी गति से वो सुधार नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है, वो 2005 में लगभग 68 के आसपास थी और अब वो घटकर लगभग 30 के आसपास है। तो कमी आई है, पर 20 सालों में इतनी कमी आना पर्याप्त नहीं है। उसी तरह जो मातृ मृत्यु दर है राजस्थान की, वो भी नेशनल एवरेज से अधिक है। अभी भी देखें तो हमारे राज्य में लगभग 30% जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर में नहीं हो पा रहा है। 40% गर्भवती महिलाओं को 4 एंटीनेटल केयर सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये थोड़ी चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी लगभग 15% जो नवजात शिशु हैं वो 2.5 किलो के वज़न से कम में जन्म ले रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। अनीमिया जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है। अगर आप एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के आंकड़ों की तुलना करें, तो बच्चों में भी अनीमिया बढ़ा है, महिलाओं में भी बढ़ा है, पुरुषों में भी बढ़ा है। तो ये जो तमाम स्वास्थ्य सूचकांकों का बहुत बेहतर नहीं हो पाना, ये एक चिंता का विषय है और अगर हम देखें तो ये सूचकांक जो हैं, ये सभी मुख्य रूप से सामाजिक निर्धारकों से जुड़े हुए हैं, यानी कि भोजन की पर्याप्त उपलब्धता या महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी से पोषाहार उनको तरीके से उपलब्ध होना, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनको अगर हम बेहतर करेंगे और बीमारियों की रोकथाम पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये सूचकांक बेहतर हो सकते हैं। पर ऐसा देखने में आ रहा है कि राजस्थान की जो प्राथमिकता रही है, वो मुख्य रूप से उपचार को और बेहतर बनाने में रही है। जबकि होना ये चाहिए कि हम बीमारियों को कैसे रोक सकें और लोगों तक स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यकताएँ हैं, भोजन, पानी इत्यादि, ये इन ज़रूरतों को हम कैसे पहुँचा सकें, उसके ऊपर और ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। धन्यवाद छाया, आपने यहाँ कई सारे मुद्दे उठाए हैं जिससे साफ-साफ देखा जा सकता है कि जहाँ एक ओर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। अपनी बातचीत के दौरान हम इनमें से कुछ पर और गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो मेरे मन में उठ रहा है, वो आपके बताए कुछ आंकड़ों को लेकर है। आपने कहा कि 40% गर्भवती महिलाओं को एंटीनेटल केयर यानी कि गर्भावस्था के दौरान दिए जाने वाले 4 डोज की पूरी देखभाल नहीं मिल पाती है और एक बड़ी तादाद में नवजात बच्चे कम वजन के पैदा हो रहे हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य योजनाएं, मुफ्त दवा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब के बावजूद ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो फिर समस्या कहाँ दिखाई देती है आपको? क्या ये प्राथमिकता का प्रश्न है? क्या ये क्षमता का प्रश्न है या इसका संबंध कुछ व्यावसायिक हितों से है शायद? आपने सरकार के स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे में बढ़ोतरी का भी ज़िक्र किया, हेल्थ बजट के बारे में बताया। तो मेरे मन में सबसे पहले यही ख़्याल आया कि ये बजट शायद वहीं लगाया जा रहा होगा, जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। इस केस में जैसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर। क्या मेरा ये सोचना गलत है या फिर ये पैसा कुछ अन्य दिशाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है? मुझे लगता है ये इन सारे मुद्दों का एक मिला-जुला परिणाम है
और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है जिस वजह से हम समुदाय के बीच जो स्वास्थ्य के सूचकांक हैं उनमें बहुत बेहतरी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि जिस तरीके से योजनाएँ बनाई जा रही हैं या क्रियान्वित की जा रही हैं वो बहुत सेंट्रलाइज़्ड है। यानी कि चीज़ें जो हैं वो राज्य के स्तर पर या ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले के स्तर पर तय होती हैं और उसके नीचे ब्लॉक के स्तर पर या पंचायत या गाँव के स्तर पर किसी भी तरह की स्वास्थ्य योजनाओं को बनाना या उनका क्रियान्वयन किस तरह किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता है। और इसकी वजह से जब योजनाएँ बहुत अच्छी भी होती हैं, पेपर्स पर बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो वो नीचे जाते-जाते उनका क्रियान्वयन उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता जैसे कि होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सामुदायिक भागीदारी की जो हम बात करते हैं, जो हम डिसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग की जो हम बात करते हैं, वो बहुत कमज़ोर होने से जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताएँ हैं, जो लोकल हेल्थ नीड्स हैं या लोकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके अनुरूप हम स्वास्थ्य की योजनाएँ बना भी नहीं पा रहे हैं और उनको क्रियान्वित भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जगह ये भी है कि जो योजनाएँ हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जिस तरह के संसाधनों की हमको ज़रूरत है उसकी भी बहुत कमी है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जहाँ अस्पतालों का, स्वास्थ्य केंद्रों का ढाँचा यूँ तो अब बेहतर हो गया है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का, पर वहाँ पर जो सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए या सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो सेवा प्रदाता होने चाहिए, उनकी भी भारी कमी हमको देखने के लिए मिलती है और ख़ास तौर पे ये कमी जो हेल्थ वर्कफ़ोर्स है उसकी कमी हमको प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। एक तो मुझे लग रहा है कि जो सामुदायिक भागीदारी का जो मुद्दा है और डिसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग का जो मुद्दा है, उसको और अहमियत देने की ज़रूरत है। साथ ही जो बात आप कह रही हैं कि जो हेल्थ बजट है वो यूँ तो बढ़ रहा है पर वो कहाँ जा रहा है और किन चीज़ों पर लग रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है और जैसा कि आप जान रही हैं कि न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में अब स्वास्थ्य बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर लगाया जा रहा है। और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ किसी भी तरह से बीमारियों की रोकथाम में या प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार देने में सक्षम नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य बीमा योजना को जो तैयार किया जाता है तो उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है, वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं, वो सिर्फ़ इन पेशेंट केयर को कवर करते हैं, ओपीडी उसमें कवर नहीं होती है, पूरी जनसंख्या उसमें कवर नहीं होती है, बहुत सेलेक्टिव कम्युनिटीज़ या पॉपुलेशंस को वो टारगेट करते हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य बीमा योजना पर हम जितना खर्च कर रहे हैं, उस तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। पर वहीं अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की तरफ अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो उसका इम्पैक्ट स्वास्थ्य सूचकांकों में बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटी का भी मुद्दा है और साथ ही साथ जो हमारी अप्रोच रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहाँ पर कि हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को बहुत नज़रअंदाज किए हुए हैं। हम ग्राम स्वास्थ्य समितियों को सशक्त करने को लेकर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन खामियों की वजह से भी स्वास्थ्य सूचकांक बहुत बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। छाया, आपने जो सामुदायिक भागीदारी और डिसेंट्रलाइजेशन की बात रखी है वो काफ़ी दिलचस्प है। अगर हम कोविड के संदर्भ में बात करें तो क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि कैसे समस्याओं को अगर स्थानीय रूप पे देखा जाता स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को, तो क्या सफलता मिल सकती थी या क्या बेहतर परिणाम पाए जा सकते थे? कोविड के समय मुझे लगता है कि सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता जितनी गंभीरता से महसूस हमें हुई उतनी और कभी नहीं हुई थी क्योंकि एक क्राइसिस की स्थिति में हम थे और जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम था उसके ऊपर बहुत दबाव था, बहुत लोड था और ऐसे में ये आवश्यकता बहुत महसूस हो रही थी कि किसी तरह से अगर ज़मीनी स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर हम कोविड के मुद्दे को मैनेज करने में सक्षम होते, तो शायद जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है उसके ऊपर उतना दबाव नहीं आता। कुछ उदाहरण देने के लिए जो चीज़ें बहुत आसानी से सामुदायिक स्तर पर की जा सकती थी, तो जैसे कि आइसोलेशन सेंटर्स चलाना। अगर हमारी ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक बहुत अहम कॉम्पोनेंट है और जब से नेशनल हेल्थ मिशन आया तब से ग्राम स्वास्थ्य समिति
का कॉन्सेप्ट रहा है, पर उसको बहुत नज़रअंदाज किया गया है। अगर वो समितियाँ मजबूत होती या जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम डिसेंट्रलाइज़ हेल्थ प्लानिंग या ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य की योजनाएँ बनाने के लिए सशक्त किए होते, उनकी क्षमता विकसित होती, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से ज़मीनी स्तर पर, ग्राम के स्तर पर हम आइसोलेशन सेंटर्स कोविड के समय चला सकते थे, जो कि समुदाय ही मैनेज करता और चलाता, और ऐसे हमने उदाहरण देखे भी हैं। कई देश के हिस्सों में जहाँ पर कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशंस समुदाय के साथ स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रही थी, वहाँ पर इस तरह के आइसोलेशन सेंटर्स चलाए भी गए थे। और वहाँ से ये एविडेंसेस हमको मिले हैं कि अगर सामुदायिक भागीदारी से इस तरह के सेंटर्स चलाए गए थे जहाँ पर भी, तो वहाँ पर जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन पर से भी स्वास्थ्य का भार कम हुआ था, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उन पर से भी कोविड के दौरान स्वास्थ्य के मुद्दों का भार जो है वो कम हुआ था। एक उदाहरण तो ये है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित हो सकता है। हमने देखा था कि जब कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, उस वक़्त गाँव स्तर पर और ख़ास तौर पे दूर-दराज़ आदिवासी इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हिचक थी। लोग आगे नहीं आ रहे थे टीका लगाने के लिए, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, वो गाँव में गए टीकाकरण करने, और उन्हें समुदाय के लोगों द्वारा भगा दिया गया। कई जगह पर हिंसा का भी सामना करना पड़ा, और इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। जहाँ ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ या समुदाय सशक्त थे और स्वास्थ्य के मुद्दों पर उनकी अच्छी जानकारी थी और समझ थी, कई जगह पर वहाँ समुदाय स्तर पर इन समितियों ने लोगों को कोविड के बारे में जागरूक करने को लेकर, कोविड वैक्सीन के बारे में जागरूक करने को लेकर बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है अगर हम तब तक व्यापक रूप से समुदाय आधारित स्वास्थ्य के मॉडल्स को विकसित करने को लेकर काम कर चुके होते, तो कोविड वैक्सीन के दौरान जो जिन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि समुदाय के लोग ही एक-दूसरे को समझाने का और टीकाकरण के लिए मोबिलाइज़ करने का काम कर सकते। तो इन चुनौतियों का समाधान हो सकता था। ये कुछ उदाहरण हैं जो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हैं, पर ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में और हैं जहाँ पर कि सामुदायिक भागीदारी से स्वास्थ्य की क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से किया जा चुका है। छाया, आपने कुछ स्पष्ट उदाहरण दिए हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि कैसे मुश्किल घड़ी में या क्राइसिस के समय सामुदायिक भागीदारी से कैसी सफलता मिल सकती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली नागरिक समाज के प्रयास देखे गए हैं, जैसे कि सूचना के अधिकार का कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं। ये सब यहीं से निकले हैं। अगर हम नरेगा की बात करें तो इस योजना का एक खास पहलू ये है कि ये कानूनी ढांचे के भीतर स्थानीय भागीदारी की मांग करती है, और इसमें सामाजिक ऑडिट का भी प्रावधान दिया गया है। अभी राइट टू हेल्थ केयर की बात ना करते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस संदर्भ में कि आपके विचार में कानून की क्या भूमिका है? क्या कानून सरकार और अलग-अलग अधिकारियों पर जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जोर बना सकता है? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि किसी भी तरह का एक सशक्त कानून अगर आता है, तो वो चीज़ों की बेहतरी और स्थिति की बेहतरी में बहुत लाभदायक होता है, और मैं बहुत सकारात्मक रूप से किसी भी कानून को देखती हूँ। यूँ देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी कानून आए हैं, पूरी तरह से बहुत सशक्त कानून नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं उन कानूनों में लूपहोल्स रहे हैं, कमज़ोरियाँ रही हैं। पर उसके बावजूद भी हमने तमाम कानूनों का बहुत फ़ायदा हम उठा पाए हैं, ख़ास तौर पे लोगों को उनका अधिकार दिलाने में। और मुझे लगता है कि यही चीज़ स्वास्थ्य का अधिकार कानून पर भी लागू होती है। अगर कानूनी रूप से किसी चीज़ को एक जामा मिल जाता है, तो उससे सरकार के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव होता है, उस ज़िम्मेदारी को निभाने का, और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और जनता को भी, समुदाय को भी एक अतिरिक्त टूल मिलता है उस चीज़ की पैरवी करने का और सरकार को जवाबदेह ठहराने का। तो मुझे लगता है कानून की अपने आप में बहुत भूमिका है, और किसी भी तरह से उसको नकारा नहीं जा सकता है। हालाँकि इसके साथ ही मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ़ कानून के आ जाने से चीज़ें अपने आप सुधर जाएँगी या स्वतः ही बदलाव आ जाएगा।
ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है और हमारे देश में हमने देखा है कि कानून आने के बावजूद भी बहुत आवश्यकता रहती है कि सरकारों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जाए कि उन कानूनों को सही तरीके से लागू किया जा सके। और मुझे लगता है कि वही चीज़ स्वास्थ्य के अधिकार कानून पर भी लागू होती है कि भले ही कानून आया है और उसमें कई तरह के प्रावधान हो सकते हैं। जैसे अगर राजस्थान के स्वास्थ्य का अधिकार कानून की बात करें तो उसमें भी स्वास्थ्य में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का, सोशल ऑडिट का, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई है। पर मुझे लगता है कि जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनको बार-बार याद नहीं दिलाया जाएगा कि कानून में क्या प्रावधान है और उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है या अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर जब तक निगरानी नहीं की जाएगी और सरकार का ध्यान नहीं लाया जाएगा, तब तक वो कानून बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कानून का आना एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक कदम है, पर इसके साथ ही सिविल सोसाइटी और आमजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो लगातार सरकार को पुश करते रहे, पैरवी करता रहे कि उन कानूनों को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली उनको लागू किया जाए। धन्यवाद छाया, हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में याद दिलाने के लिए कि आपके पास एक बेहतरीन कानून हो सकता है, लेकिन कानून तब तक निरर्थक रहता है जब तक उसको प्रभाव में लाने के लिए सभी अन्य पहलू मौजूद ना हो और नागरिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है ये सुनिश्चित करने में। पिछले एपिसोड्स में जब हमने विशेषज्ञों से बातचीत करी है, उन्होंने ये भी कहा है कि कभी-कभी कानून बाधा बन सकते हैं, क्योंकि कानून बना देने के बाद वो किस हद तक लागू किए जा रहे हैं या कितने सफल हैं, ये देखे बिना पब्लिक और सरकार का समस्या से अक्सर ध्यान हट जाता है। अब मैं राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य रहा है भारत में। क्या आप हमें इसके कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में बता सकती हैं? साथ ही में ये भी जानने में आया है कि इस कानून को काफ़ी हद तक लागू नहीं किया जा रहा है फिलहाल, तो उससे जुड़ी हुई क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी कुछ बताएँ? तो राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून मार्च 2023 में पास हुआ था और ये एक लंबी लड़ाई रही थी, खास तौर पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और जन स्वास्थ्य अभियान जैसे नेटवर्क्स ने इस कानून को लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाते रहे थे। उसके बाद ये कानून आया था। इस कानून का जो सफ़र रहा था वो बहुत आसान नहीं रहा था और बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इस कानून को बहुत ज़बरदस्त ऑपोज़िशन रेज़िस्टेंस का सामना भी करना पड़ा था। ख़ास तौर पे निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के हाथों इस कानून को बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा था। हालाँकि ये जो कानून है ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत बनाने पर केंद्रित है और इसमें बहुत ज़्यादा निजी स्वास्थ्य सेवाओं को रेगुलेट करने के प्रावधान नहीं है। और इस कानून का जो एक हिस्सा है, वो नागरिक के स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में बात करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये कानून कहता है कि राज्य के सभी नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से पूरी तरह से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिसमें कि डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेकर दवाएँ और जाँचें, ये तमाम चीज़ें पूरी तरीके से निःशुल्क होंगी। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस कानून का, जो कि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान देता है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी केसेस जैसे कि एक्सीडेंट या जानवर के काटने, साँप या कुत्ता काटने जैसी स्थितियों में कि ये कानून ये कहता है कि सरकारी सेवा तंत्र से तो निःशुल्क उपचार मिलेगा ही, पर निजी जो अस्पताल हैं, उनको भी ये कानून बाध्य करता है कि ऐसी स्थितियों में रोगी को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएँ दें बिना प्री पेमेंट के, यानी कि एडवांस में कोई पैसा डिपॉज़िट कर नहीं। और अगर इलाज के बाद रोगी पैसे देने में समर्थ नहीं होता है, तो सरकार रोगी के एवज में उसकी भरपाई करेगी निजी अस्पतालों को। ऐसा ये कानून कहता है और ये एक सेक्शन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस इस कानून का हुआ भी था। उसके अलावा तमाम जो रोगियों के अधिकार हैं,
उनको इस कानून में लिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो पेशेंट्स चार्टर था उसमें तमाम जो रोगी अधिकार हैं उन सबको इस कानून में समाहित किया गया है। दूसरा जो सेक्शन है इस कानून का वो सरकार की ज़िम्मेदारियों के बारे में बात करता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि सरकार एडिक्वेट बजट यानी कि पर्याप्त बजट स्वास्थ्य के लिए एलोकेट करेगी। हालाँकि ये स्पष्ट नहीं करता है कि कितना बजट, पर एडिक्वेट बजट एलोकेट करने की बात करता है, एचआर पॉलिसी लाने की बात करता है, रोगी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की ज़िम्मेदारियों में आती हैं। उसके अलावा इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ अथॉरिटीज़ कंस्टिट्यूट करने की बात कही गई है और ये जो हेल्थ अथॉरिटीज़ होंगी ये सरकार को स्वास्थ्य के मुद्दों पर एडवाइस करने और स्वास्थ्य सेवाओं की और कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की निगरानी करने का भी काम करेगी और साथ ही साथ जो रोगियों के मुद्दे हैं या ग्रीवांसेस हैं उन पर भी नज़र रखेगी और उनका भी समाधान रखने का काम करेगी। तो ये अथॉरिटीज़ बनाने की बात भी ये कानून करता है और इसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात इस कानून के तहत की गई है कि अगर रोगियों के अधिकारों का हनन होता है, स्वास्थ्य अधिकारों का हनन होता है या जो सेवाएँ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गलती में पाए जाएँगे इन अधिकारों के हनन में, उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाने की भी बात की गई है। तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम और पेनल्टीज़ जो है ये अपने आप में बहुत अहम है। इससे पहले जो इस तरह के मिलते-जुलते कानून आए थे जैसे कि आसाम का पब्लिक हेल्थ एक्ट था, उसमें भी इस तरह के कोई प्रावधान नहीं थे। तो ये अपने आप में एक पहला कानून है जो कि रोगियों के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म और उनके अधिकार हनन होने पर पेनल्टीज़ की बात भी करता है। तो इन परिप्रेक्ष्य पे ये एक मजबूत कानून है। बहुत सारी ऐसी बातें इस कानून के अंदर है जो अब से पहले किसी भी कानून में नहीं की गई थी स्वास्थ्य सेवाओं के इर्द-गिर्द। हालाँकि जैसा आपने कहा कि अभी तक ये कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। इस कानून के कुछ प्रावधान जो थे वो यूँ देखा जाए तो राजस्थान में पहले से भी लागू थे। जैसे राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र में पहले से ही सारी स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क हैं। कोई यूज़र चार्जेस नहीं है, कोई पर्ची ओपीडी के लिए ₹10 की पर्ची या इन-पेशेंट के लिए ₹30 की पर्ची, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी राजस्थान में 2022 में ही और दवाएँ, जाँचें वग़ैरह पहले से ही निःशुल्क हैं। पर हो ये रहा है कि क्योंकि इस कानून के नियम अभी तक बने नहीं हैं इस वजह से जो अन्य प्रावधान इस कानून के तहत बताए गए हैं जैसे कि अथॉरिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को लागू करना, ये चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई। और ये बहुत अफ़सोस की बात है कि जो पूर्व सरकार थी जो कि इस कानून को लेकर आई थी, उन्होंने भी इस कानून के नियम को बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं। और जो अब नई सरकार आई है, वो भी इस चीज़ में बहुत रुचि नहीं दिखा रही है और ये तो एक आम-सी बात है कि जब राज्य में सरकार बदल जाती है, तो जो पूर्व सरकार द्वारा लाई गई योजनाएँ, कार्यक्रम या कानून होते हैं, उनको थोड़ा-सा नज़रअंदाज किया जाता है, उनको प्राथमिकता में नहीं लिया जाता। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, वो ये है कि जो इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो लागू इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इस कानून के नियम नहीं बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो अभी की सरकार है वो इस कानून की तरफ ध्यान देगी और इसके नियम बनाए इस कानून को जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। और लिमिटेशन जो इस कानून की है वो ये है कि ये कानून सिर्फ राजस्थान के नागरिकों पर ही लागू होता है और ये बहुत स्पष्ट रूप से इस कानून में कहा गया है। और ये बहुत चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस कानून के सिर्फ राजस्थान के नागरिकों पर लागू होने की वजह से बहुत सारे वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज़्ड जो जनसंख्या के समूह हैं, वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएँगे। और इनमें तमाम जो माइग्रेंट लेबरर्स की जो जनसंख्या है, जो अलग-अलग राज्यों से राजस्थान में आकर लंबे समय तक रहकर अपनी सेवाएँ देते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं या रिफ्यूजीज़ हैं या बेघर लोगों की जो जनसंख्या है और ये सारी जनसंख्या उन लोगों की है जिनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। किंतु ये कानून इनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं प्रदान करता क्योंकि आपको अगर निःशुल्क
सेवा चाहिए इस कानून के तहत, तो फिर आपको एक एड्रेस प्रूफ़ अपना दिखाना होगा अस्पताल में कि आप राजस्थान के नागरिक हैं और तभी आपको दवाएँ, जाँचें, डॉक्टर की कंसल्टेशन, तमाम चीज़ें आपको निःशुल्क मिल सकती हैं। हम इस तरह की नीति के बहुत पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून वो सभी पर लागू होना चाहिए, कोई इस राज्य का नागरिक हो या ना हो, क्योंकि सबके स्वास्थ्य अधिकार बराबर हैं और हम सरकार के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको कन्विंस करने की कि ये जो नीति है, कुछ ही लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिले, कुछ को नहीं मिले, ये जो भेदभाव वाली जो नीति है, इसको हटाना चाहिए और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं, वो सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको तो बिल्कुल भी हम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रखें। पर अभी ये जो कानून है, ये कहता है कि ये कानून सिर्फ़ राजस्थान के नागरिकों पर लागू होगा, यानी कि इस कानून के जो प्रावधान हैं, उनका लाभ सिर्फ़ राजस्थान के नागरिक ही उठा पाएँगे। छाया, जैसा आपने बताया कि इस कानून को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के द्वारा, और एक जो मुख्य पहलू है इस कानून का वो आपातकालीन इलाज का जो ये हक देता है किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, कि रोगी वहाँ जाके अपना आपातकालीन इलाज करवा सकते हैं, वो था। तो क्या ये विरोध का एक बड़ा मुद्दा था निजी सेक्टर के द्वारा? और ये भी जानने में आता है कि अंत में जो कानून पास हुआ, वो इन विरोधों के चलते काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तो क्या आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकती हैं? जी, कानून जो था उसको जो विरोध का सामना करना पड़ा, यूँ देखें तो ऐसा लगता है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता थे, वही इसका विरोध कर रहे थे। पर इस बात को लेकर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता थे, वो भी खुलकर इस कानून के सपोर्ट में नहीं आए थे और कई हिस्सों में बीच-बीच में उन्होंने जो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो विरोध कर रहे थे, उसको समर्थन भी दिया। कई बार जो रेज़िडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने काला रिबन बाँधकर उनको समर्थन दिया। कई बार अपनी सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद रखकर उन्होंने समर्थन दिया। तो ये कहना भी बहुत सही नहीं होगा कि शायद सिर्फ़ जो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता थे, वही इसका विरोध कर रहे थे। जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता थे, कई जगह पर उन्होंने भी इस विरोध को समर्थन दिया था, हालाँकि वो बहुत खुलकर विरोध में सामने नहीं आए थे। पर इस विरोध की जो वजह देखने में आती है, यूँ लगता है कि शायद वो जो सेक्शन था जिसमें कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को विदाउट प्री पेमेंट देने की बात की गई थी, वो था। पर मुझे ये लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि इतना ज़्यादा विरोध होता, क्योंकि सरकार जो थी वो नेगोशिएट करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विरोध के बाद और उनकी माँग को मानते हुए सरकार ने इस सेक्शन में आवश्यक बदलाव भी किए थे। अगर रोगी पैसा नहीं दे पाता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, ये प्रावधान बाद में जोड़ा गया था उसमें। तो सरकार कुछ तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोध था वो लार्जली इस पूरे कानून को लेकर ही था, केवल एक प्रावधान या 2 प्रावधानों को लेकर नहीं था। क्योंकि अगर आप जो आंदोलन हुआ था इस कानून के विरोध में, उस पर भी अगर नज़र डालेंगे और उनके जो नारे थे, उसको भी अगर आप समझेंगे, तो वो बार-बार कह रहे थे नो टू आरटीएच, यानी कि राइट टू हेल्थ एक्ट का ही वो पूरी तरीके से शुरू से विरोध कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप इस प्रावधान को हटा दीजिए या इस प्रावधान को निकाल दीजिए। वो कह रहे थे कि हमें ये कानून ही नहीं चाहिए और शायद जो भय था वो ये था कि वो किसी भी तरह का अतिरिक्त रेगुलेशन नहीं चाहते थे स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर और इसीलिए वो इस कानून का ज़्यादा विरोध कर रहे थे। और आप सही कह रही हैं कि ये विरोध इतना व्यापक था और इतना ज़्यादा था कि सरकार को कई पहलुओं पर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इस कानून के तहत करने पड़े थे। जैसे कि इमरजेंसी केयर में रिइंबर्समेंट वाला प्रावधान तो उनको लाना ही पड़ा। पर उससे भी अफ़सोसजनक जो अथॉरिटीज़ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पर बननी थी, उनमें से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स या क्षेत्रीय प्रतिनिधि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्यता को भी सरकार को हटाना पड़ा, क्योंकि जो
मेडिकल कम्युनिटी थी, जो डॉक्टर्स एसोसिएशंस थे, उनको इस चीज़ से बहुत दिक्कत थी कि इन अथॉरिटीज़ में नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लोग नहीं होने चाहिए और उनके होने से उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और लोकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को इन अथॉरिटीज़ की सदस्यता से हटा दिया गया था और उसके बदले में आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स को इन अथॉरिटीज़ में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है उसको भी कुछ हद तक डाइल्यूट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सरकार को दबाव में आकर करनी पड़ी थी और कानून पास होने के बाद भी जब डॉक्टरों का विरोध जारी रहा और वो सरकार पर दबाव बनाते रहे कि इस कानून को वापस लिया जाए, तो उसके बाद भी सरकार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच नेगोशिएशंस हुए और फिर ये तय हुआ था कि जो राज्य के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं आएँगे। सिर्फ़ जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या 50 बेड से ज़्यादा वाले जो निजी अस्पताल हैं, जो कि या तो पीपीपी मोड में चल रहे हैं या सरकार द्वारा उनको रियायती दरों में ज़मीन इत्यादि प्रदान की गई है, वो निजी अस्पताल इस कानून के दायरे में आएँगे। इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी किए गए थे। हालाँकि इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के बावजूद भी जो इस कानून का मूल जो उद्देश्य था कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भले ही सीमित तरीके से, लेकिन जो सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के रूप में, वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और बाकी राज्यों के लिए भी ये एक बड़ी मिसाल है। छाया, जैसा कि आपने बताया कि कैसे नई सरकारें अक्सर पिछली सरकारों की नीतियों को जारी नहीं रखती हैं, और उस संदर्भ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछली सरकार द्वारा लाई गई मुफ्त दवा योजना का भी यही कुछ हाल हुआ था, जिसने नई सरकार को लागू करने में कुछ परहेज रहा था। क्या आप हमें इस योजना के बारे में कुछ बता सकती हैं और अभी इस योजना की क्या स्थिति है? जी, तो राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी और ये योजना की बहुत तारीफ़ हुई थी क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अहम योजना थी यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में। ये योजना कहती थी कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से सभी को निःशुल्क दवाएँ दिलाई जाएँगी। और ये योजना एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम थी। यानी कि इसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि आप राजस्थान के नागरिक होंगे तो ही आपको निःशुल्क दवा मिलेगी और कोई एड्रेस प्रूफ़ दिखाएँगे, अपनी नागरिकता प्रूफ़ करेंगे तभी आपको निःशुल्क दवा मिलेगी, ऐसा नहीं था। और इसकी शुरुआत बहुत कम दवाओं से हुई थी, लगभग 250 के करीब एसेंशियल जो ड्रग्स थी उससे और फिर धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ा था। और जैसा कि आपने कहा कि जब सरकार बदली, जब अगली सरकार आई, तो ऐसा देखने में आया था कि इस योजना को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था और जो नई सरकार थी, वो अपनी एक बीमा योजना जो कि उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी अ, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी और उस दौरान इस योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी कमियाँ भी आईं और जिस मजबूती से ये योजना पहले क्रियान्वित हो रही थी, उतनी मजबूती से कहीं न कहीं नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि ये योजना इतनी पॉपुलर हो चुकी थी और इतनी डिमांड थी इसकी, जो लोग थे इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में थे। इसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी हो रही थी। तो ऐसे में इस योजना के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर पाना संभव नहीं था। तो ये योजना जारी रही थी। इसके बजट में कोई कमी नहीं लाई गई थी या इसके दायरे में कोई कमी नहीं लाई गई थी। तो ये योजना चलती रही और बाद में जिस सरकार ने इस योजना को शुरू किया था जब वो वापस सत्ता में आई तो उन्होंने वापस इस योजना को थोड़ा और बल देने की कोशिश की। तो अभी भी ये योजना जारी है और अब तो राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं का दायरा बहुत बढ़ गया है। लगभग 1200 के ऊपर दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि लोगों को अब निःशुल्क देती है सरकार। तो योजना चल रही है। निःशुल्क जाँच योजना भी चल रही है, उसका भी दायरा बहुत बढ़ चुका है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। पर आप जैसा कह रही हैं कि सरकार बदलती है तो कहीं न कहीं पिछली सरकार की योजनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है। पर मुझे लगता है कि अगर योजना बहुत सशक्त हो और लोगों के हित में हो और एक अच्छी दिशा में हो तो अगली सरकार को भी
उसको जारी रखना ही पड़ता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर नहीं पाते हैं। छाया, आपने कुछ दिलचस्प पहलू हमारे सामने रखे हैं। काफ़ी खामियों के बावजूद सभी राज्यों को ज़रूर इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कदम बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकते हैं। अपनी इस चर्चा को अब कुछ और मुद्दों की तरफ बढ़ाते हुए मैं अपना अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुछ देर पहले हमने स्वास्थ्य के अधिकार के संदर्भ में निजीकरण के बारे में थोड़ी बात करी थी। इसका एक और पहलू है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और निजी प्रदाताओं की भागीदारी। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य के संदर्भ में खासकर इसका समर्थन किया गया है और निजी प्रदाताओं को पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर शामिल भी किया जाना चाहिए, ऐसा माना गया है। क्या आप इसके बारे में हमें थोड़ा बता सकते हैं और राजस्थान के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच के लिए इसका क्या मतलब रहा है? तो लगभग 2015-16 के आसपास उस वक़्त की सरकार ने राजस्थान में बहुत बड़े स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्णय लिया था। और उनका ये मानना था कि जो पीएचसीज़ दूर-दराज़ के इलाकों में हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ पर सरकार डॉक्टर सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, डॉक्टर नहीं ला पा रही है, जिस वजह से लोगों को उन पीएचसीज़ से स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। और उस वक़्त की सरकार को ये लगा कि शायद अगर निजी एजेंसीज़ को ये पीएचसी चलाने को दे दी जाए तो स्थिति बेहतर होगी। हालाँकि ये अजीब बात थी और हम इससे कन्विंस नहीं थे, क्योंकि हमको लगता था कि अगर सरकार डॉक्टर्स को उन गाँवों तक, उन इलाकों तक नहीं ला पा रही है, तो ये जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो कि अब इन पीएचसीज़ को चलाएँगी, वो किस तरीके से डॉक्टर्स को वहाँ तक ले आएँगी। हालाँकि सरकार जिस तादाद में पीएचसीज़ को पीपीपी मोड में चलाने के लिए टेंडर उन्होंने निकाला था, हुआ ये कि उससे बहुत कम पीएचसीज़ को वो हैंडओवर कर पाए, क्योंकि हमें लगता है कि जो निजी बॉडीज़ थे, जो प्राइवेट एजेंसीज़ थे, उनको गाँव में पीएचसीज़ चलाने में कोई बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा दिखा नहीं। अजीब बात ये भी थी कि ये जो ज़्यादातर एजेंसीज़ आ रहे थे पीपीपी मोड में अस्पतालों को चलाने के लिए, उनका कोई पूर्व अनुभव नहीं था इस तरह से ग्रामीण इलाकों में या कठिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने का। तो वो कुछ अलग इंटेंशन के साथ शायद आई थी और जो भी आई और पीएचसीज़ जो चला रहे थे, पर बहुत बड़ी तादाद में, जितनी तादाद में सरकार हैंडओवर करना चाहती थी, उतने उनको लेने वाले प्राइवेट एजेंसीज़ मिले नहीं। फिर भी लगभग 100 से 200 के बीच रूरल पीएचसीज़ थे, उनको पीपीपी मोड में दिया गया था। पर देखने में ये आया कि ये जो पीएचसीज़ चल रही थी पीपीपी मोड में, इनकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी पीपीपी मोड में आने के बावजूद भी, और वो जायज़ था, क्योंकि जो प्राइवेट एजेंसीज़ थी उनको भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जो कि सरकार के समक्ष थी, कि डॉक्टर्स कैसे लाएँ, स्टाफ की पूर्ति कैसे करें। और देखने में ये भी आया कि जो अध्ययन किए गए सिविल सोसाइटी द्वारा, कि कई पीएचसीज़ की हालत तो पहले से भी बदतर हो गई थी। तो पूरे समय स्टाफ नहीं थे वहाँ पर, जो डॉक्टर्स भी लगाए गए तो वो बहुत टेम्परेरी से लगाए गए, कभी आएँगे, कभी नहीं आएँगे। जो उन अस्पतालों का दूसरा स्टाफ था, कई जगहों पर वो स्टाफ भी अंडर क्वालिफ़ाइड पाए गए थे। तो इस तरह के मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दे निकल कर आ रहे थे। कई जगहों पर तो जो वहाँ के समुदाय थे, उन्होंने ही पीपीपी मोड पर अस्पताल चलाने का विरोध किया, क्योंकि वो सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे। और इन सब के चलते सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स ने पीआईएल्स भी किए, हमने पीआईएल भी किया, और हमने सरकार को ये बताने की कोशिश की कि पीपीपी मोड पर अस्पतालों को चलाने से कोई सुधार नहीं हो रहा है और इस नीति को वापस ले लेना चाहिए। तमाम अध्ययनों और सरकार ने भी अपनी तरफ से जब निगरानी की और पाया कि ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, तो फिर इस नीति को बाद में वापस ले लिया गया। तो अभी राजस्थान में कोई भी पीएचसी पीपीपी मोड पर नहीं चल रही है। तो ये अपने आप में एक अनुभव रहा, और ये एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको सरकार को अपने स्वयं से ही संचालित करना चाहिए, और पीपीपी मोड में देकर उसमें कोई बहुत सुधार आ जाएगा, ऐसा कोई उदाहरण बहुत ज़्यादा हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है। तो पीपीपी का एक एक्सपेरिमेंट उस वक़्त किया गया था, जो कि नहीं सफल हो पाया, पर ऐसा
कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी राजस्थान में कोई पीपीपी मोड में नहीं अस्पताल चल रहे हैं तो आगे भी नहीं चलेंगे। हो सकता है अभी की सरकार या आने वाली सरकारें वापस इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर देखना चाहें। मुझे लगता है कि प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को या सेकेंडरी स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से निजी सेवा प्रदाताओं को हैंडओवर करना ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी राजस्थान में ऐसे ज़रूर उदाहरण हैं जहाँ पर कि कुछ जाँचों को प्रदान करने के लिए प्राइवेट लैबोरेटरीज़ का साथ लिया जा रहा है। तो जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जाँचें जो हैं वो प्राइवेट लैब्स के साथ मिलकर प्रदान की जा रही हैं। पर इन स्थितियों में भी जो रोगी हैं उनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो पूरा जो खर्चा है वो सरकार ही उठाती है। रोगियों को ये सेवाएँ निःशुल्क मिलती हैं। तो अभी पूरी तरह से अस्पतालों को निजी एजेंसीज़ को देने का कोई उदाहरण राज्य में नहीं है। ये काफ़ी दिलचस्प प्रयोग या एक्सपेरिमेंट रहा है जैसे आपने बताया, और शायद ये एक धारणा बन गई है सिस्टम की कि अगर कोई समस्याओं का हल सार्वजनिक इंस्टीट्यूट्स नहीं कर पा रहे हैं तो शायद निजी सेवाओं को उन्हें हैंडओवर कर देना ठीक रहेगा। लेकिन जैसा कि राजस्थान के प्रयोग से हमें दिख रहा है कि जब तक जड़ से किसी समस्या का इलाज नहीं किया जाए, वो सिर्फ निजी सेक्टर को दे देने से ठीक नहीं हो जाएगी। आपने अभी जैसे बताया छाया कि कुछ जांचों के लिए सार्वजनिक अस्पताल निजी फैसिलिटीज से पार्टनरशिप करते हैं। तो क्या ये फ्री जांचों की जो स्कीम है उसके अंतर्गत कवर किया जाता है? और क्या ऐसी स्थिति में रोगियों को अपना आय का कोई परिमाण देना पड़ता है इनकम प्रूफ के तरीके से? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सरकार रोगियों के एवज में जो प्राइवेट लैब है या प्राइवेट एजेंसी है, उनको भरपाई करती है और आय का कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप राजस्थान के नागरिक हैं, तो आपको ये सेवाएँ निःशुल्क मिलती हैं। पर हाँ, आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र ज़रूर दिखाना पड़ता है, पर आय का प्रमाण पत्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ अनोखे अनुभव रहे हैं राजस्थान के, जैसा आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में इस पे और विचार करना चाहिए कि इन अनुभवों से कैसे हम सीख सकते हैं, कहाँ कुछ कमियाँ दिखाई दी हैं, कहाँ सफलताएँ हासिल हुई हैं और कहाँ सुधारों की ज़रूरत है, और शायद अन्य राज्यों के लिए काफ़ी बड़ी सीख बन सकती है। कुछ देर पहले आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी ज़िक्र किया था। मैं जानती हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना भी मौजूद है, और जैसा आपने बताया था कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से कई लोग जुड़े हुए हैं। क्या ये योजनाएँ लोगों की सहायता कर पा रही हैं? जी, राजस्थान में जैसा मैंने कहा जो स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पहले चिरंजीवी योजना के नाम से थी और अब उसका नाम बदलकर माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। तो ये योजना अन्य राज्यों की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे थोड़ी अलग है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सभी के लिए खुली योजना है। राजस्थान का कोई भी नागरिक इस योजना से जुड़ सकता है। जनसंख्या के वो समूह जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। उसका पूरा प्रीमियम जो है वो सरकार देती है और अन्य लोग जो इन श्रेणियों के बाहर हैं, उनको आधा प्रीमियम यानी कि ₹850 देने पड़ते हैं और 25 लाख का एक परिवार का सालाना कवर इसमें रहता है। हालाँकि मैं स्वास्थ्य बीमा योजना की बहुत बड़ी सपोर्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में बहुत कमियाँ रही हैं और क्योंकि ये एक पीपीपी मॉडल है अपने आप में जिसमें आप बहुत बड़ी तरह से निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं रोगियों को सेवा देने के लिए क्योंकि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया जाता है और ज़्यादातर जो सेवाएं हैं उनके ज़रिए रोगियों को दी जाती है तो इसमें कई सारे रिस्क्स रहते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की निगरानी बहुत कमज़ोर है हमारे देश में रेगुलेशंस बहुत कमज़ोर हैं तो ऐसे में रोगी के अधिकारों के हनन होने की जो संभावना है वो बहुत बड़ी रहती है। तो ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, हमारे देश में कहीं पर भी स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू की जा रही है, उसके लिए ये बात सही बैठती है। हमने ऐसा देखा कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे, ऐसे केसेस रहे, जहाँ पर कि रोगी का जो कवर था, उससे ज़्यादा पैसे
उनसे लिए गए, उनको किसी न किसी बहाने से मजबूर कर अपनी जेब से पैसे खर्च करने को भी मजबूर किया गया। कई बार बहुत इर्रेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि इस तरह के उपचार जिसकी रोगी को ज़रूरत नहीं थी, उस तरह के उपचार भी रोगियों को दिए गए या उनकी अनावश्यक सर्जरीज़ कर दी गई। कई बार जो निजी अस्पताल हैं उनके द्वारा मना भी किया गया कि हम ये पर्टिकुलर पैकेज नहीं दे सकते हैं, और ऐसे में जो रोगी हैं उनको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और लगातार एक खींचातानी जो सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में लगी रहती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रीमियम बढ़े, पैकेज के रेट्स बढ़ें, तो वो एक दबाव सरकार के ऊपर इसको लेकर बनाती रहती हैं। कई बार जब उनके क्लेम्स सही समय पर नहीं उनको मिलते हैं, तो वो अचानक सेवा देना भी बंद कर देती हैं, और ऐसे कई बार राजस्थान में हो चुका है जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अचानक बीमा योजना के तहत रोगियों को उपचार देना बंद कर दिया कि जब तक हमारे क्लेम्स नहीं आएँगे हम नहीं उपचार देंगे, और ऐसे में रोगियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं बीमा योजना का जो मॉडल है उसमें आप बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा पावर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में रोगियों के साथ क्या हो रहा है, उनको अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसकी निगरानी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो राजस्थान में यूँ देखा जाए तो स्वास्थ्य बीमा योजना में कई सारी अच्छी चीज़ें की गई, जैसे उसको और व्यापक बनाया गया, उसका कवर बढ़ाया गया, दायरा बढ़ाया गया, तमाम चीज़ें हुई हैं। पर फिर भी एज़ अ मॉडल इसमें जो निहित कमियाँ हैं वो हैं, और उनको दूर कर पाना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक कि हम एक बहुत मजबूत निगरानी प्रणाली प्राइवेट सेक्टर के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो बीमा योजना है जिसके ऊपर इतना खर्चा सरकार कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, वो कहाँ तक सार्थक है? क्या उसके एवज़ में अगर हम जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उसको मजबूत करने में ज़्यादा ध्यान दें, तो क्या उसके परिणाम ज़्यादा बेहतर आएँगे? तो इस तरफ देखना चाहिए। और ऐसा भी देखने में आया है देश में अध्ययनों में कि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद भी लोगों की अपनी जेब से स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है कि वापस थोड़ा-सा जो ध्यान है सरकार को वो यूनिवर्सली फ्री हेल्थ स्कीम्स, जैसे कि निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जाँच, और जैसे राजस्थान ने अभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से तमाम स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह से निःशुल्क कर दी हैं। कोई शुल्क, कोई यूज़र चार्जेस नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटवानी। मुझे लग रहा है कि इस तरह के मॉडल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं उन पर से निर्भरता को कम करने की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन पर अपनी निर्भरता को और बढ़ाने की। छाया, आपने जो रेगुलेशन और जवाबदेही के मुद्दे उठाए हैं, खासकर निजी प्रदाताओं को लेकर काफी गंभीर हैं। और इन सर्विसेज का रेगुलेशन होना बेहद ज़रूरी है आज की तारीख में, खासकर जब सरकारी बीमा योजनाओं के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। तो वहाँ जवाबदेही की प्रणालियाँ बनाना बहुत आवश्यक दिखाई देता है। मैं हमारी आज की इस बातचीत को एक उम्मीद भरे नोट पे ख़त्म करना चाहती हूँ और आपकी बताई हुई एक बात पर वापस जाना चाहती हूँ। जो राजस्थान में सभी स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से उपयोगकर्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेस की समाप्ति की एक सफल कहानी थी। मुझे लगता है अपने श्रोताओं को ये बताना बहुत दिलचस्प होगा कि ये प्रणाली क्या थी और इसमें बदलाव आने के बाद क्या लाभ मिले हैं। राजस्थान बहुत ही गिने-चुने उन राज्यों में से है जहाँ की पब्लिक हेल्थ सिस्टम से सारे यूज़र चार्जेस पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसी है। ये अपने आप में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ एक बहुत अहम कदम है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जब शुल्क होता है सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में, तो बहुत सारे लोग, भले ही वो शुल्क बहुत मामूली भी हो, तो भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं पाते हैं या वो स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं ले पाते हैं। और इन शुल्क को आप जैसे ही ख़त्म करते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक्सेस टू ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ता है। ऐसे लोग जो कि शायद समाज के सबसे आखिरी पायदान में आते हैं, सबसे मार्जिनलाइज़्ड हैं और बहुत अभाव में जीवन जीते हैं, उनकी जो पहुँच है उपचार तक वो बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी स्वास्थ्य नीति है, और मुझे लगता है कि राजस्थान की देखा-देखी अन्य राज्यों को भी इस चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहिए, और किसी भी तरह के यूज़र चार्जेस जो हैं वो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली से पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि
हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अभी ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जो यूज़र चार्जेस ख़त्म किए गए हैं, ये सिर्फ़ राजस्थान के निवासियों के लिए ही किए गए हैं। तो ये चिंताजनक है और ये बहुत अच्छी हेल्थ पॉलिसी नहीं मानी जा सकती। हमें ये भी देखना होगा कि जब इस तरह की कोई नीति सरकार ला रही है यूज़र चार्जेस ख़त्म करने की, तो ऐसी कोई सीमाएँ उस पर वो ना लगाएँ और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रखा जाए। तो ये एक माँग सिविल सोसाइटी की बहुत लंबे समय से रही है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से तमाम तरह की जो शुल्क हैं वो ख़त्म होने चाहिए और पूरी तरह से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क होनी चाहिए। ये लंबी माँग भी रही थी और मुझे लगता है कि पूर्व जो सरकार थी जिनके समय ये योजना लाई गई, तो शायद उन्होंने उस वक़्त इस माँग पर शायद ज़ोर दिया क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक थे उस वक़्त। तो शायद उन्होंने इस चीज़ को लागू करने को लेकर ज़्यादा उत्सुकता भी दिखाई। तो वो समय भी सही था और एक अच्छी दिशा की तरफ उन्होंने बढ़ने का ख़्याल रखा, वो अपने आप में एक अच्छी बात थी। पर मुझे लगता है कि इसको और व्यापक होना चाहिए और सिर्फ़ राजस्थान में नहीं बल्कि सभी राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। शुक्रिया छाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान के इस उदाहरण को देखते हुए बाकी राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएं और यूजर चार्जेस जैसी अन्य रुकावटों को कम करने के ऊपर काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारे इस बातचीत में शामिल होने के लिए छाया। शुक्रिया अदिति। स्टेटस ऑफ स्टेट्स के इस एपिसोड से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी ही और बातचीत के लिए बनी रहिए हमारे साथ। मैं अदिति आपसे विदा लेती हूँ।